भाई यूनाइटेड का ना मुझे हिसाब समझ में नहीं आता। मतलब अगर एक क्लब के पीछे पड़ गए हैं, वहां से प्लेयर लेकर आने हैं, तो सिर्फ उसी क्लब से प्लेयर लेकर आने हैं और किसी क्लब की तरफ देखना तक नहीं है। इससे पहले ये हाल था आयक्स के साथ कि यार ओनाना फॉर्मर एम्प्लॉय उनका, वो लेकर आना है, लिसांद्रो भी वहीं से लेकर आना है, फिर आपने देखा एंटनी भी वहीं से लेकर आना है। कोशिश तो इनकी ये थी कि माजरूई भी वहीं से ले आए। तो यहाँ पर अब जो यूनाइटेड का हाल है उसमें नया क्लब इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में जुड़ गया है आपका बायर्न म्यूनिख। हम ऑलरेडी यहाँ पर माजरूई और डिलीट बायर्न म्यूनिख से उठा चुके हैं। और अगर हम प्लेटनबर्ग की रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहती है कि वो आपके गोरेत्स्का और लेरॉय साने दोनों को अभी आने वाले विंटर मार्केट में उठा ले, या फिर अगर वहाँ पॉसिबल ना हो पाए तो समर में तो पूरी कोशिश करेंगे उनको ओल्ड ट्रैफर्ड लाने की। अब देखो मेरा सिंपल सा सवाल सिर्फ इतना सा है कि भाई ये जो ऑब्सेशन एकदम से बढ़ चढ़ के आपके सर पे सवार हो चुका है कि बायर्न के प्लेयर्स को लेकर आना है। यार तुमने कभी बायर्न की स्ट्रेटेजीज फॉलो की है? तुमने कभी बायर्न को किसी ऐसे प्लेयर को बेचते देखा है अदर देन टोनी क्रूज, जो कि अपने पीक पर आया भी ना हो, या फिर उसने अपना सब कुछ जो है वो डिलीवर ऑलरेडी ना कर दिया हो बायर्न म्यूनिख के लिए, और यहाँ पर वो उस प्लेयर को लेट गो करना चाहते हो? सिर्फ एक एक्सेप्शन है उनकी पूरी हिस्ट्री में, अभी मॉडर्न डे फुटबॉल की अगर बात करूँ 21st सेंचुरी में, जहाँ पर टोनी क्रूज को उन्होंने पता नहीं क्या मिसजज कर लिया, क्या सोच रहे थे वो, जहाँ उन्होंने उसको सेल कर दिया। बाकी एक एक प्लेयर जिसको उन्होंने जब सेल किया है उसका पूरा पोटेंशियल निचोड़ने के बाद ही सेल किया है। आप अगर डेविड आलबा की भी बात करोगे, डेफिनेटली डेविड आलबा ने आके यहाँ पर चैंपियंस लीग जीती, पहले ही सीजन में रियल मैड्रिड के साथ यूरोपियन डबल किया, लेकिन अगर आप उसका इंजरी रिकॉर्ड देखोगे तो कायदे में वो सौदा बायर्न के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही, क्योंकि उनको पता था यार कि डेविड आल्बा जो वेजेस डिमांड कर रहे हैं वो वेजेस वो पे कर नहीं सकते इस एज पर आकर, और जो इनका इंजरी रिकॉर्ड है उसको देखते हुए इट वुड बी बेटर फॉर देम टू इन्वेस्ट इन सम अदर प्लेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि लीरॉय साने को लेकर आना या फिर आपके गोरेत्स्का को लेकर आना यहाँ पर सही नहीं होगा। बिल्कुल मतलब अच्छी कॉल हो सकती है, डेफिनेटली वी नीड अ मिडफील्डर जो कि थोड़ा सा बुलिश हो, जो यहाँ पर डोमिनेट करे मिडफील्ड में, एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो थोड़ा फिजिकल साइड लेकर आए गेम की अदर देन जस्ट यहाँ पर बॉल प्रोग्रेशन के मामले में। और एक विंगर ऐसा चाहिए जो डायरेक्ट भी हो, तो लीरॉय साने इज प्रीटी डायरेक्ट एज वेल। बट पॉइंट मेरा ये है कि देर आर मल्टीपल नेम्स इन द मार्केट जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और राइट एज ब्रैकेट के मिलेंगे। अभी यहाँ पर क्या है, आप अगर लीरॉय साने को लेकर आओगे, आप अगर यहाँ पर लेट्स से कि गोरेत्स्का को लेकर आते हो, तो यहाँ पर इन दोनों प्लेयर्स के वेजेस आपको कवर अप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलरेडी आप फाइनेंशियल फेयर प्ले के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा नैरो एस्केप पर अभी बैठे हुए हो। यहाँ पर अगर इस साल कॉम्पिटिशन्स जो कि यूरोप के अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, पहली बात तो ये कि आपको अगर आप यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में नहीं हुए तो ऐसी साइनिंग्स नसीब भी नहीं होंगी। दूसरी चीज़, अगर नसीब हो भी गई तो आप अपने वेज स्ट्रक्चर को मैनेज कैसे करो, क्योंकि अगर चैंपियंस लीग नहीं आता है तो आपका जो यूरोपा से रेवेन्यू आता है वो ठीक आधा हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही दो साइनिंग्स करनी है, डेफिनेटली आप मार्केट में जाकर एक लेफ्ट बैक भी देखना चाहते हो, लेफ्ट बैक पर भी आएंगे। मुझे पता है कि तुम लोग क्या सुनना चाहते हो मेरे एंड से, बट बात यही है कि यूनाइटेड इस वक्त पर अगर सिर्फ बायर्न म्यूनिख को एक्सप्लोर कर रही है अपने ट्रांसफर टारगेट्स के तौर पर यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से वो अप्रोच गलत है काफ़ी ज़्यादा, और टेन हैग को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और देखो टेन हैग रुकेंगे नहीं रुकेंगे उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिकली अगर ये कॉल आ रही है तो ये मैनेजमेंट की कॉल होगी। देखो मैं इतना ज़्यादा वरिड तो हूँ नहीं, क्योंकि सही बताऊँ तो मैनेजमेंट पे बैठे लोगों के एंड से जो भी डिसीजन आ रहे हैं वो न्यूज़ मीडिया में किसी को नहीं पता है, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पर अभी टेन हैग के केस में भी फेब्रिजियो की तरफ से कोई कंक्रीट न्यूज़ नहीं आई थी। एंड वी कैन से द सेम अबाउट यहाँ पर एक तरीके से डेविड ऑर्नस्टीन एज वेल, क्योंकि इस पूरे सागा में जब टेन हैग के जॉब के ऊपर बात चल रही थी, इस पूरे सागा में यहाँ पर टेन हैग के रिगार्डिंग डेविड ऑर्नस्टीन का कोई सिंगल अपडेट नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं वो इस वक्त पर अपने आप को थोड़ा सा दूर रखे हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड की न्यूज़ अपडेट से, क्योंकि उन सबको पता है कि हमारे पास जो भी अपडेट है वो कंक्रीट नहीं है। अब देखो अल्वारो फर्नांडिस अकेडमी ग्रेजुएट हैं हमारे, और यहाँ पर हमने उनको बेनफिका को सेल किया। रिपोर्ट्स के अगर हम माने तो यूनाइटेड अगर अपना बायबैक क्लॉज एक्टिवेट करती है तो यहाँ पर आप 16 मिलियन में अल्वारो फर्नांडिस को ला सकते हो। लेकिन अगर बाय आउट क्लॉज अगर हमने एक्टिवेट नहीं किया तो जो बेसिकली जो उनका रिलीज क्लॉज है या फिर बाय आउट क्लॉज है वो बाकी टीम्स के लिए मोर देन 40 मिलियन का है। तो एक तरीके से देखा जाए अल्वारो फर्नांडिस अभी बेनफिका में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और इसीलिए उनकी मार्केट में वापस से बात चल रही है। तो यहाँ पर यूनाइटेड उस ऑप्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहेगी। और हमने इस साल में जितने भी प्लेयर्स बेचे हैं ना,
हमने एक चीज़ जो पहले हम इग्नोर करते रहते थे जो इस साल की है, वो ये कि हमने सारे प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में ना रिलीज क्लॉज मतलब सॉरी बायबैक क्लॉज डाला है या फर्स्ट रिफ्यूजल डाला है, या फिर हमने उनके क्लॉज में यहाँ पर सेल ऑन क्लॉज डाल दिया कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब जैसे सेल ऑन क्लॉज के अगर बात के हिसाब से की जाए तो यहाँ पर जब भी वो प्लेयर बेचे जाएंगे अभी अपने करंट क्लब से, तो यहाँ पर एक परसेंटेज ऑफ शेयर उनके प्रॉफिट से या फिर उनकी सेल से जो जनरेट होगा वो यूनाइटेड को मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फ्यूचर सेल पे भी बेनिफिट अर्न कर सकते हो। अब सिर्फ अल्वारो फर्नांडिस ही वो प्लेयर नहीं है जो कि यहाँ पर यूनाइटेड वापस लाना चाहती है। आपको पता होगा कि हम चाह रहे हैं कि हम एंजल गोमेज को भी वापस लें मिडफील्ड में। वी नीड अ बॉल कैरियर, वी नीड अ प्लेयर जो कि उस बॉक्स टू बॉक्स रोल में फिट हो जाए, एंड डेफिनेटली एक बॉल प्रोग्रेसर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेसन माउंट भी आपके बॉल प्रोग्रेसर नहीं है। एरिक्सन को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। यू हैव कोबी मेनो, बट सिर्फ कोबी मेनो के दम पर आप पूरा सीजन कैरी आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके एंजल गोमेज को भी लाने की बात चल रही है, और यहाँ पर आपको पता है कि भाई विंटर मार्केट से एंजल गोमेज यहाँ पर फ्री होंगे नेगोशिएट करने के लिए किसी भी क्लब से। तो यूनाइटेड उस वक्त पर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्री ज़रूर करना चाहेगी। एंड एंजल गोमेज की अगर बात की जाए तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि वन डे आई वुड लाइक टू रिटर्न बैक टू ओल्ड ट्रैफर्ड। तो मे बी दिस कुड बी द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम एंड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि दोनों अपनी अपनी जो एक अधूरी कहानी है वो दोबारा लिख पाएँ। बट यस, हैविंग सेड दैट, यहाँ पर एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि यूनाइटेड के लिए आने वाला विंटर मार्केट शांत भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम एक ऐसी पोजीशन में नहीं हुए जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर पाएँ सीजन एंड की फिनिश के बाद, तो यहाँ पर हमारी जो अगले साल की पोजीशन होगी लीग में वो हैम्पर हो सकती है। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर बड़े वेजेस वाले प्लेयर्स को नहीं सेल किया या हम नहीं सेल कर पाए तो हमें पॉइंट्स रिडक्शन भी फेस करना पड़ सकता है। बात अगर यहाँ पर टेनेक की जाए तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो टेनेक की जॉब सेफ ही है, क्योंकि अब कोई देखो आपका ये जो इंटरनेशनल ब्रेक है ये एंड होने वाला है, और इसके बाद आपके गेम्स जो है वो हर तीसरे दिन आएंगे। सबको पता है टेनेक की जॉब पे प्रेशर ज़रूर है, लेकिन इस इंटरनेशनल ब्रेक में जहाँ पर हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टेनेक को सैक कर दिया जाएगा, टेनेक को सैक कर दिया जाएगा, टेनेक को सैक कर दिया जाएगा, ये हमें देखने को नहीं मिला। एंड मेरे हिसाब से देखा जाए तो थॉमस टूकल के ऊपर जो डिसीजन लिया बोर्ड ने, आई थिंक वो पैनिक मोड बटन प्रेस नहीं करना चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर थॉमस टूकल की सिचुएशन को स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने समझा कि यार हो सकता है कि हम अभी इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन ले लें और शायद वो हमारे अगेंस्ट चला जाए और लॉन्ग रन में हमें इम्पैक्ट करे। बिकॉज थॉमस टूकल की अगर बात की जाए, थॉमस टूकल इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म मैनेजर। वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप उनके पूरे करियर की बात करोगे तो उन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर मोर देन 2.5 ईयर्स या फिर मोर देन 3 ईयर्स नहीं स्पेंड किए। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम कि आप अगर इस लूप से निकलना चाहते हो, जो कि सारे फैन बेस का वही एक मुद्दा था टेनेक को ना सैक करने का या फिर टेनेक को अभी भी स्टिल बैक करने का, वो यही था कि यार टेनहैक को सैक करके आप वापस से इस साइकिल में अगर एंटर करोगे तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा, तो वो बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर एक ऐसा मैनेजर आता है जो कि आपको लंबे टाइम तक मैनेज करके ना दे पाए टीम को, और एक प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आपकी हेल्प ना कर पाए, और अकेडमी को शेप करने में आपकी हेल्प ना कर पाए, तो फिर पॉइंट नहीं उस चीज़ का। तो देखो अभी इस वक्त पर, अब इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जब सीजन वापस से रिज्यूम होगा तो सबकी निगाहें होंगी टेनहैक क्या चेंजेस लेकर आने वाले हैं, टेनहैक के गेम प्लान में क्या चेंजेस होंगे, टेनहैक की प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस होंगे। ऑब्वियस सी बात है। एक सवाल और है मेरे मन में यार, कि इंटरनेशनल ब्रेक पर जब हमारे डेलो जाते हैं, जब हमारे ब्रूनो जाते हैं, जब हमारे बाकी प्लेयर्स जाते हैं, दे लुक सो लाइवली, दे लुक वेरी कॉन्फिडेंट, राइट। उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है दैट दे वांट टू बी हियर। बट व्हेन दे कम बैक टू ओल्ड ट्रैफर्ड, व्हेन दे कम बैक टू रिज्यूम देयर सीजन विद यूनाइटेड, वो एक जो चमक है, वो एक जो एनर्जी है ना, वो मिसिंग है उनके बॉडी लैंग्वेज से। एंड वो उनके बॉडी लैंग्वेज पे ही नहीं, मतलब आप उनके फील्ड पे प्रेजेंस से भी समझ जाते हो कि दे रियली डोंट वांट टू बी हियर, या फिर दे डोंट वांट टू प्ले फॉर द मैनेजर, या फिर दे वांट टू कम्पीट फॉर द मैनेजर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये टेनहैक को अपने मैन मैनेजमेंट से चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी। बिकॉज एक अच्छा मैन मैनेजर ना, अगर एक एवरेज टेक्नीशियन भी है तो भी प्लेयर्स से उनका मोस्ट निकाल सकता है और अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर सकता है और ट्रॉफीज भी जीत सकता है। बट यहाँ पर मैन मैनेजमेंट की कमी जो टेनहैक के केस में है सबसे ज़्यादा, वो उनके मैनेजेरियल करियर को हमेशा हैम्पर करेगी। बिकॉज आप किसी भी क्लब में जाओगे, और स्पेशली किसी अगर बड़े क्लब में जाओगे, तो वहाँ पर आपकी टैक्टिक्स से ज़्यादा आपके मैन मैनेजमेंट की स्किल जो है वो काम आती हैं। क्योंकि उन बड़े क्लब्स में बड़े ईगो वाले प्लेयर्स होंगे, बड़े नाम वाले प्लेयर्स होंगे, या बड़े हाई वाले प्लेयर्स होंगे, और इन प्लेयर्स को मैनेज करने के लिए आपको टैक्टिक्स नहीं चाहिए होती हैं, आपको अच्छी मैन मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए होती है। और इसीलिए आपने देखा है कि यहाँ पर यर्गन क्लॉप हो गए
या फिर आपके अगर मैं बात करूं कार्लो एंचेलोटी हो गए, ये दो ऐसे मैनेजर्स हैं जो कि अपनी मैन मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए इनकी अभी तक इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है इतने टाइम से जबकि ये कोच कर रहे हैं। इनके फॉल आउट की न्यूज़ मेरे जहन में तो आज तक कोई आई नहीं है कि जहाँ पर इनका कोई फॉल आउट हो और इनका प्लेयर्स के साथ ऐसा सीन क्रिएट हो गया जहाँ से ये फिर उस प्लेयर के साथ काम नहीं करना चाहते या फिर वो प्लेयर क्लब में कंटिन्यू नहीं करना चाहता इनकी वजह से। मोरिनियो इज़ अ ग्रेट मैनेजर बट मोरिनियो का फॉल आउट हुआ। आप अगर पेप की बात करोगे, पेप के तो मल्टीपल फॉल आउट्स हुए प्लेयर्स के साथ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जहाँ पर मैन मैनेजमेंट आपको सेव कर ले जाती है और टेनेक के केस में वो एक स्किल जो है टेनेक की वो काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा हल्की है एंड ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट एंड होपफुली अगर वो चीज़ें सुधार लेते हैं तो हु नोज वी माइट सी अ बेटर सेकेंड हाफ ऑफ द सीज़न या फिर एक यहाँ से एक बेटर सीज़न देख सकते हैं, बट इसकी उम्मीद मुझे कमी है। बड़ा आपके हिसाब से यहाँ पर आपके जो गोरेस्का की न्यूज़ है, लेरॉय साने की न्यूज़ है एंड डेफिनेटली अल्वारो फर्नांडिस एंड एंजल गोमेज की जो न्यूज़ है, इसमें से आप कौन से प्लेयर्स अपने क्लब में देखना चाहोगे और कौन से क्लब्स के मतलब कौन से प्लेयर्स के नाम की जगह पे आप दूसरे नाम सजेस्ट करना चाहते हो, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC, वी आर वेरी क्लोज टू 100K। तो यहाँ पर ये जो सफ़र है जल्दी से कंप्लीट करते हैं, दिवाली तक का टारगेट है हमारा 100K करने का एंड ओनली यू गाइस कैन मेक दैट हैपन। तो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।